गुड मॉर्निंग। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ पेपर आपका। आप लोग पेपर दे रहे होंगे या तो देने वाले होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा होगा, एकदम स्टैंडर्ड नीट के पैटर्न पे था। देखिए, कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो कट वाला सिलेबस डिलीटेड पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आया। देखो, सक्सेसर से मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था, रिफ्लेक्स एक्शन से क्वेश्चन नहीं दिया था, आई से नहीं दिया था, ईयर से नहीं दिया था, ठीक है। अब देखो, जो इकोसिस्टम में लिखा है लास्ट में एनर्जी लिखा हुआ है सिलेबस में। तो देखिए यार, अगर तुम ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज है इसको 4 लाइन पढ़ लोगे कुछ हो नहीं जाएगा, कहीं आ गया तो हो जाएगा तुम्हारे साथ भी मोए मोए हो जाएगा। और अगर हम कहे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या है, कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी यार। तो इतना 2 टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। जो कट एंड क्लियर है कि नहीं आएगा उससे मैंने क्वेश्चन एकदम दिया नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्कस कर लेते हैं। पेपर बहुत ही नाइस था, एकदम एनसीईआरटी की लाइंस थी। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे, चलिए देखते हैं सारा क्वेश्चन एक बार एक नजर मार लेते हैं, ठीक है। तो क्या था आपका? बॉटनी में इकोसिस्टम था जो हरे कलर से दिख रहा है, और जूलॉजी में था आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला आपको दिया है द बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ एन एनर्जी सिस्टम। यहाँ पे 4 आपको दिए हुए हैं कंपोनेंट, इनको अरेंज करना है फूड चेन के हिसाब से। तो बाबू, ग्रास प्रोड्यूसर होगा। ग्रास को कौन खाएगा बाबू? ग्रास को स्नेक तो खा नहीं सकता, ठीक है ना। ग्रास को कौन नहीं खा सकता? ग्रास को स्नेक नहीं खा सकता। तो ग्रास को चूहा खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है। चूहा को कौन खाएगा? चूहा को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? हॉक्स, मतलब कोई भी ईगल विगल कुछ भी खा लेंगे। हॉक्स मतलब गिद्ध, जो समझो आप। तो ये हो गया फूड चेन। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट हो गया, यानी कि 101 का आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। A group of interconnected food chain is called। कई सारे फूड चेन अगर आपस में कनेक्टेड है तो इनको हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए सब लोग, आप लोग। पेपर बहुत ही यार एकदम स्टैंडर्ड था। अगर आप एनसीईआरटी देखिए, आपके दिमाग में कचरा नहीं भरा है, स्ट्रेस नहीं भरा है, इधर उधर का मॉड्यूल नहीं भरा हुआ है, तो आप आराम से एकदम 90 आउट ऑफ 90 कर सकते हैं इस पेपर में। और ऐसे ही नीट में करना है आपको, ठीक है ना। ओके, तो आप देखिए, आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन जो मैंने बताया। पेज नंबर आप 245 देखिए एनसीईआरटी का, उस पर साफ साफ ये सब चीजें मेंशन है, एकदम आराम से, एकदम मेहनत से 245 पेज नंबर पे। चलिए, अगर आप आएंगे 247 पेज नंबर इकोसिस्टम का, तो वहां पे देखेंगे फूड वेब के बारे में दिया हुआ है। तो कई सारे मतलब, पत्ता गिरा, पत्ते को हिरन खा रहा है, ठीक है। हिरन को बाघ खा रहा है, हो सकता है हिरन को शेर भी खा रहा हो, हिरन कोई बड़ा सा भेड़िया खा रहा हो। तो आपस में कई सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है बाबू, इसको हम कहते हैं फूड वेब, यानी कि 102 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है एनर्जी फ्लो, ठीक है ना। एनर्जी फ्लो जो होता है बाबू हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि इट फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो एनर्जी लेवल। तो कभी उल्टा हो ही नहीं सकता, मींस कि कम से ज्यादा आ जाए, इसीलिए हमेशा एक डायरेक्शन में होगा। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि ए। नेक्स्ट, द रेट एट विच टोटल बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं बाबू? यही तो जीपीपी होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। ओके, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अच्छा, ये तो हो गया। ओके, द रीजंस फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन। ओशियन में लो प्रोडक्शन क्यों होता है? इसका रीजन काफी अच्छा है बाबू। आपको पता है कि ओशियन जो होते हैं, जो पानी है बाबू, ये 70% पूरा कवर किया हुआ है अर्थ का, लेकिन वहां पे प्रोडक्टिविटी फिर भी कितनी होती है? बस 55 बिलियन टन। ऐसा देखा है एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो उसका कारण क्या है कि वहां पे लाइट ही नहीं पहुंचती अंदर तक बहुत अच्छे से, और लाइट नहीं पहुंचती। और दूसरा रीजन क्या है? नाइट्रोजन भी लिमिटेड हो जाता है। नाइट्रोजन साइकिल बाबू एटमॉस्फेयर में चलता है, नीचे थोड़ी चलेगा। तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम। बाबू, पॉन्ड अगर है, एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, वहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा? फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन पूछा है प्राइमरी कंज्यूमर, तो कौन होगा? जूप्लैंक्टन। सीधी सी बात है, तो जूप्लैंक्टन होगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मैनमेड इकोसिस्टम, ठीक है ना। मैनमेड इकोसिस्टम के लिए कौन सा इसमें सही? मैनमेड मतलब क्या? अरे क्रॉप है, क्रॉपलैंड, मैनमेड इकोसिस्टम है एक्वेरियम, जो आपने देखा होगा गुरुकुल पाठशाला, जब आप सीढ़ी से उतरते हो तो एक्वेरियम लगा, मछलियां वहां तैर रही है। तो वो जो इकोसिस्टम है ये इंसान द्वारा बनाया गया है, तो मैनमेड इकोसिस्टम। तो दे आर हाईली एफिशिएंट। सही बात है भाई, मैनमेड बनाया है तो उसको थोड़ा सा अच्छे डेवलप करके बनाया होगा, तो एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। दे लैक द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर इकोसिस्टम। हाँ, नेचुरल इकोसिस्टम जैसा थोड़ी रहेगा, वहां पे हम अपने हिसाब से 2-3 स्पीसीज डाल दिए हैं, लेकिन जहां पे अगर नेचुरल इकोसिस्टम देखेंगे वहां पे भरी रहती है, डाइवर्सिटी रहती है पूरा।
दे मेनली कंप्राइजेस सीजनल वेजिटेशन और वन चूजन क्रॉप। सही बात है, एकदम सही बात है बाबू, जो हम चूज करेंगे बस वही रहता है वहां पे। पार्क्स एंड एक्वेरिया, एक्वेरिया मतलब इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्वेरियम। पार्क्स एंड एक्वेरिया आर नॉट मैन मेड इकोसिस्टम। बाबू दोनों मैन मेड हैं, यानी कि ये गलत हो गया। तो नॉट ट्रू पूछा था, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो गया। If the primary producers are absent from any ecosystem, which of the following will occur? अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर एब्सेंट हो जाएंगे तो उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बिवोरस गए, हर्बिवोरस गए तो कार्निवोरस गए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हर्बिवोरस नहीं सर्वाइव करेंगे, ठीक है, अच्छा कह रहा है, कार्निवोरस नहीं सर्वाइव, लेकिन इन दोनों से अच्छा कौन कह रहा है? सी वाला, कि दोनों ही सर्वाइव नहीं करेंगे। सही बात है। अरे पेड़ पौधा खत्म तो गाय भैंस खत्म, गाय भैंस बकरी खत्म तो हम लोग खत्म। हम लोग मतलब जो कार्निवोरस है, हम लोग बेसिकली एनिमल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं। तो ऑप्शन हो गया सी। The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately कितना है बाबू? 170 मिलियन टन है, बोलो यस। और the net primary productivity of ocean, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस 125 कह रहा है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर कितना है? 170 है। और कितना ओशन द्वारा मिलता है? 55। तो 170 में से 55 घटा तो कितना मिला? 115। और ये सारा पूरा का पूरा एकदम अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो पेज नंबर बता दूं मैं, 254 पेज नंबर पे आपको सारा का सारा दिख जाएगा। किस पे दिखेगा? 254 पेज नंबर इकोसिस्टम में देखेंगे आप। और मैं लाइन भी बता दूं आपको, जो सेकंड पैरा है, सेकंड पैरा का सेकंड लास्ट लाइन, उसमें सब दिख जाएगा। देखो सब एनसीईआरटी का ही है, एकदम एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से है और यही आएगा। आप जब जो इस पे ट्रस्ट कर लिया बाबू, वो एकदम बाजी मार जाएगा। बस 3 महीने की बात है, ठीक है। तो हो गया ना 170, 55 और 15, ठीक है। अब जो पहले अगर इसको जो मार दिया है बाबू, जो एनसीईआरटी रट के आए हैं, देखिए बाबू एनसीईआरटी में पहले टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दिया है, बाद में ओशन दिया है, लेकिन यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया है क्योंकि रटने वाला काम नहीं करना है आपको। पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन देगा, इसीलिए ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। ओशन में इतना सारा मतलब पूरा कवर किया है अर्थ पे, लेकिन फिर भी इतनी कम प्रोडक्टिविटी है, 55 है, ठीक है, वेरी गुड। Which of the following is not characteristic of ecosystem? तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, एनर्जी फ्लो है, डिकम्पोजिशन है, बाबू डोमिनेंट स्पीसीज ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन अ कंपोनेंट क्या है? यस क्वेश्चन नंबर 111, the amount of living matter present in the component population of a पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल। पर्टिकुलर ट्रॉपिक, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अगर ट्रॉपिक लेवल बोल दिया पर्टिकुलर, तो हम बोल दिए क्या? स्टैंडिंग क्रॉप। याद रहे इसको। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट में क्या अंतर है? स्टैंडिंग स्टेट क्या कहते हैं? मिनरल्स, किसी भी समय पे मिनरल्स कितने हैं तो हम बोलते थे स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट। ओके। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड क्या होगा? चलिए बताइए मुझे, क्या हो सकता है पॉन्ड इकोसिस्टम में? बताइए। इन्वर्टेड होगा। क्या होगा बाबू? इन्वर्टेड। साफ साफ हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा क्यों होगा कोई बताए मुझे? ठीक है, पॉन्ड में अगर हम देखेंगे तो बायोमास की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन को खा रहा है कौन? जू प्लैंक्टन। ध्यान से देखिएगा, ये है, मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 112। देखिए आपको, देखिए फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को कौन खा रहा है? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश कौन खा रहा है? लार्ज फिश। बाबू ये कितनों रहेंगे ना, इनका वेट बहुत मान लेते हैं हम लोग, कितना रहेगा? 10 किलो। ये देखो अब ये एनिमल्स हो गए, तो अब इनका वेट पक्का ज्यादा रहेगा भाई, इनका तो और ज्यादा रहेगा और इनका और भी ज्यादा रहेगा। चलिए मान लेते हैं पॉन्ड है तो लार्ज फिश नहीं होंगी, यहां तक देखते हैं। तो भी हम देखेंगे जो प्रोड्यूसर है उसका छोटा बन रहा है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है बड़ा बनेगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर और बड़ा बनेगा। वो देख रहे हैं ना, इन्वर्टेड शेप मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं बायोमास का जो पिरामिड होगा वो इन्वर्टेड मिलेगा पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए। गॉट इट? ओके, तो ऑप्शन हो गया ए। द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस, यानी कि चलिए देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। मान लीजिए एक पौधा है बाबू, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ये पौधा है, एक साल में ये कितना ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम जीपीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लेते हैं एक पौधा है, वो एक साल में जितना फ्रूट वगैरह जो भी पैदा कर रहा है, उसका अगर हम मान लेते हैं 100 किलो पैदा कर रहा है, 100 केजी, तो जितना वो डायरेक्ट पैदा किया वो क्या है? जीपीपी। क्या है बाबू? जीपीपी है, ठीक है ना। अब देखो इस फल में से कुछ अपने भी तो खाएगा। मान लेते हैं 10 किलो एक साल में इसने अपने ऊपर खर्च कर लिया, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी लॉस, दैट इज आर। तो हम कहें कि नेट कितना मिला, मींस
इसने खाया 10 किलो, इसने पैदा किया 100 किलो, बचा कितना 90 किलो। तो जो 90 किलो है वो ह्यूमंस के यूज के लिए है, एनिमल्स के यूज के लिए है, उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमने कहा कि एनपीपी जो होता है बाबू क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, यानी कि जीपीपी में से रेस्पिरेटरी लॉस को हटा दें, दैट इज एनपीपी। गॉट इट? तो क्वेश्चन क्या पूछा है, द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस बाय plants in an ecosystem indicated as net primary productivity, that is D। क्या हो जाएगा? D ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला इस बार जल्दीबाजी में ये मत मार देना, प्राइमरी भी लिखना बहुत आवश्यक है, देख लीजिए इसके शॉर्ट ले लीजिए इसको चाहिए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज 114, ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्वायर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। मींस एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब मान लो मैं हूं, मैं गया मूली खेत में गया, मूली उखाड़ के खा लिया, तो मूली क्या है बाबू, प्राइमरी प्रोड्यूसर। मैं क्या हूं, प्राइमरी कंज्यूमर हूं। मैं क्या हूं, प्राइमरी कंज्यूमर। तो वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल पैदा हुआ था उसको खा लिया मैंने, अब जो मैं प्रोड्यूस करूंगा क्या होगा, वो सेकेंडरी होगा, प्रोडक्टिविटी होगा सेकेंडरी। तो हम कह सकते हैं कि हम कंज्यूमर हैं। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्वायर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 144। ठीक है, आंसर सही दिया है, 114 का आंसर मिला लिया है आपने, आंसर शीट पहुंच गया कि नहीं? ठीक है, मैं चेक करता रह रहा हूं, सही है इसका भी आंसर, कोई करेक्शन नहीं है। तो 114 का क्या हो गया, बी। Which of the following environmental factors regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere? तो एटमॉस्फेयर साफ साफ एनसीईआरटी लिखा है बाबू, ठीक है ना, साफ साफ क्या लिखा है, सॉइल मॉइस्चर पीएच टेम्परेचर, ये सब पे डिपेंड करता है कि कितना एटमॉस्फेयर में निकलेगा। ठीक है ना, आराम से एकदम ध्यान से देखेंगे ये सब चीजें, प्रेशर वेशर नहीं आना है इसमें, सिर्फ सॉइल मॉइस्चर पीएच टेम्परेचर, चार चीज है, सॉइल मॉइस्चर पीएच टेम्परेचर। ठीक है ना, चलिए याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, इकोसिस्टम में भी डिफाइंड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कई लोग फंसे होंगे और कई लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ होगा, इसीलिए इसको हम ध्यान से देखिए, अच्छे से मेहनत से समझते हैं क्या है। देखिए पहला क्या कह रहा है, इकोसिस्टम का डिफिनेशन। तो मैं पहले अपने शब्दों में बता दूं, इकोसिस्टम क्या होता है कि जहां पे एनिमल्स हैं, जहां पे प्लांट्स हैं और उनके साथ वहां जो रह रहे हैं इन्वायरमेंट, उनके साथ इंटरेक्शन, ये सब जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। इसी की स्टडी हम कह दे तो इकोलॉजी हो जाती है। तो a localized association of several plant and animal, बाबू गलत है ये, सिर्फ और सिर्फ प्लांट और एनिमल कहां से आ गया, इनके साथ बाबू इन्वायरमेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रोब्स टुगेदर विद द फिजिको केमिकल इन्वायरमेंट, यानी कि प्लांट भी हो, एनिमल्स भी हो और इन्वायरमेंट भी हो। हमको तो अभी तक ये सही लग रहा है। चलिए सी वाला देखते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट माइक्रोब्स प्लस मींस प्लांट के माइक्रोब्स प्लस देयर फिजिको केमिकल। ठीक है, एनवायरनमेंट सही है, लेकिन सिर्फ प्लांट माइक्रोब्स ही क्या बाबू, एनिमल वगैरह कहां गए? ठीक है ना, तो गलत हो गया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या मिल गया आपको, बी। समझ में आ रहा सबको? ठीक है ना, ध्यान समझना इसको, बहुत लोगों ने गलत किया होगा और मुझे शाम को मैसेज भी करते हैं, इसीलिए वीडियो देख ले पहले तब मैसेज वगैरह करिएगा कि सर ये होगा आंसर, ऐसे सही है, बी ऑप्शन होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमस, चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करिए। ठीक है ना, तो ह्यूमस के बारे में, ह्यूमस इज कोलॉइडल नेचर, बताइए कोई दिक्कत है क्या? आप जो है एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको तुरंत दिखेगा 249 पेज पे, और देखिए दिखेगा कि लिखा है ह्यूमस इज कोलॉइडल इन नेचर और इजिली एंड क्विकली। जब पेज पलटेंगे पीछे पहली लाइन लिखी हुई है बाबू, इट इज क्विकली डिकम्पोज बाय माइक्रोबियल एक्शन। बाबू गलत है ये, अरे जो ह्यूमस है कोलॉइडल नेचर का है, बहुत टफ होता है, रेजिस्टेंट, माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ये शो करता है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, मींस ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। और उसके बाद देखिए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेरी गुड। ह्यूमस क्या होता है बाबू, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, इसी में से, इसी ह्यूमस में से जब न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, मिनरल्स अलग होते हैं, इनको मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। डार्क कलर्ड, बाबू डार्क कलर्ड होता है, वेरी गुड, यानी कि पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा गलत है, तो 1, 3 एंड 4। तो हम कह सकते हैं कौन सा गलत है, 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी दैट इज 2 इज स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ओके, ऑल फेवर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, सारे के सारे यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, किसके लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। सिवाय एक को, उसी एक को खोजना है, शुगर रिच डेट्राइटस। शुगर रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा तो जल्दी डिग्रेडेबल होगा, लेकिन अगर बाबू कोई प्रोटीनेसिस आगे कंपोनेंट जैसे लिग्निन है, सुबेरिन है तो गड़बड़ा जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। वार्म टेम्परेचर होना चाहिए बाबू, नो एक्सेप्शंस एज, अच्छा तो बी वाला ऑप्शन क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बाबू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता तो डी हम कह देते, ऑल ऑफ दीज हो जाता, लेकिन यानी कि ये गलत दिया है, बी वाला ऑप्शन गलत दे दिया, तो हम कह सकते हैं कि इसका हो जाएगा बी।
The phosphorus cycle differs from those of carbon and nitrogen as well as those of oxygen and hydrogen cycle in that it lack means कह रहा है फॉस्फोरस साइकिल में सब कुछ है क्या नहीं है, तो गैसियस फेज व फॉस्फोरस साइकिल चट्टानों में से निकल रहा है बाबू, वहां पे कोई भी गैस का फेज नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। एनी प्रॉब्लम? ओके। About 71% of the total global carbon is found in oceans। कहाँ मिलेगा ये आपको? सीधे सीधे ओशंस मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन नंबर है 120 और आपको ये देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 109 पेज नंबर 261 पे देखने को मिल जाएगा, सीधे सीधे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से और पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों में पेज नंबर डिफर कर सकते हैं। Vertical distribution of different species occupying different level in dense vegetation is stratification। vertical distribution आते ही दिमाग में एक ही चीज आता है क्या? stratification, लेयर बाय लेयर बटना किसका? जो प्लांट स्पीसीज हैं, जो एनिमल स्पीसीज हैं, कोई भी है बाबू, सबको हम स्ट्रेटिफिकेशन में ला सकते हैं। द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हेर्बिवोरस एंड द डिकम्पोजर्स। मैंने कहा कि सिंपल सी बात है, एक प्लांट है इसके जीपीपी है 100 किलो, तो उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस हटा दे 10 किलो, बचा कितना 90 किलो, उसे हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और वही अवेलेबल होता है हमारे लिए या फिर हम जो कहे जो कंज्यूमर है, जो हर्बिवोरस है उनके लिए, तो बाबू क्या होगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आंसर नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आउट ऑफ द टोटल प्रोपोज्ड कॉस्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 123। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए इकोसिस्टम सर्विसेज से क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, तो आप उसको मिस ना करें बाबू, बहुत ही लास्ट में 4-5 लाइन दी है, पढ़ लोगे कुछ हो नहीं जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 6% यानी कि सी। तो ये रटने वाला चीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिलीज ऑफ। ठीक है ना, तो प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, अब मिनरलाइजेशन का मतलब है मिनरल्स का रिलीज होना, तो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो ह्यूमस से रिलीज होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट, the annual net primary productivity of the whole biosphere। तो whole biosphere का 170 बिलियन टन है, बोलो यस। और ये कहां मिलेगा? 254 पेज नंबर पे। देखिए पेज नंबर भी मैं बता दे रहा हूं एक आध का, तो आप इससे मैं ये बताने के लिए बता रहा हूं कि देखिए सारे एनसीईआरटी के हैं क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक लेटर एनसीईआरटी का है, एक चीज भी बाहर का नहीं है, और आप चाहे तो हर एक टेस्ट में 90 ऑफ 90 स्कोर कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं बाबू। आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा तैयार कर लो ना, तो भी तुम 300 नंबर लाओगे, बस सॉरी 360 लाओगे, लेकिन बायोलॉजी अकेले तैयार करके तुम 360 ला सकते हो। तो मान लो तुम्हारा फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, लेकिन यार तुम बायो में इतना अच्छा करो ना, केमिस्ट्री का जो वीकनेस है बाबू वो उसका ज्यादा फर्क ही ना पड़े। तो याद रखो बायोलॉजी ही लास्ट में काम आने वाला है, इस पे आप लोग बिल्कुल भी इसको धोखा मत दीजिएगा, नहीं तो आप इसको धोखा देंगे तो बहुत भयंकर धोखा देगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में होता क्या है? डिकम्पोजिशन में कुछ चीजें टूटती हैं, चीजों को टूटने के लिए क्या ऑक्सीजन चाहिए बाबू, और क्या रिलीज करेंगी? CO2 रिलीज करेंगी। आपको पता है सब चीजें, ब्रेकडाउन, रेस्पिरेशन पता है, आपको पता है ना रेस्पिरेशन, तो क्या होता है उसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनता है, मींस छोटा मॉलिक्यूल इन द सेंस एनर्जी, CO2 अलग, तो CO2 निकलेगा, O2 लगेगा, ऑप्शन ए। इफ 10 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल, देख ले ध्यान से, 10% लॉ प्रोड्यूसर, मान लो ये पेड़ है बाबू, देखो सुंदर सा पेड़ है, ठीक है, इसके पास एनर्जी कितनी है? 10 जूल है। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये बाबू प्राइमरी प्रोड्यूसर है। इसके बाद मान लो कोई खा रहा है, देखिए मैं बहुत ही एकदम मॉडर्न टाइप का एक बहुत बड़ा जानवर बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये भैंस नहीं है बाबू, ये रोबोटिक भैंस है, ये है प्राइमरी कंज्यूमर। क्या है ये? प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। और बाबू इसको भी खाने वाला कौन है? और भयानक होगा बाबू, उसके पास दांत वांत होंगे भयंकर एकदम, देख रहे हो ना, देखो और भयानक एकदम, ठीक। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कह रहा है अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10 जूल एनर्जी है तो सेकेंडरी कंज्यूमर तक कितना पहुंचेगा? ध्यान से समझेंगे, 10% लॉ, तो 10 जूल का 10% कितना हुआ? 1 जूल। 1 जूल इसने खा लिया, फिर इसको इसने खाया, 1 जूल का कितना हो जाएगा? 0.1 जूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एनी डाउट बाबू? ऑप्शन सी 10% लॉ के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इकोलॉजिकल पिरामिड गिवन अबव, ठीक है, देख लेते हैं, अपराइट दिख रहा है, क्या है? पहला है मे बी ए पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड इकोसिस्टम। बाबू एनर्जी लिख दिया ना, कोनो इकोसिस्टम हो अगर एनर्जी लिख दिया तो हमेशा अपराइट ही होगा, कोई दिक्कत। इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन विच स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग। बाबू अगर बायोमास का होता तो इसमें क्या लिखा, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। लिखा है इस पिरामिड ऑफ बायोमास इन विच स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन।
फाइटोप्लैंक्टन स्मॉल है, जूप्लैंक्टन बड़ा है, तो ये तो इन्वर्टेड हो गया, लेकिन ये तो अपराइट है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ठीक है, एज्यूम अ कॉम्प्लेक्स फूड चेन बाबू, कॉम्प्लेक्स थोड़ी सिंपल फूड चेन से बनता है ये। मे बी पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए ट्री इकोसिस्टम, पिरामिड नंबर, ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ट्री इकोसिस्टम, एक ट्री है बाबू, एक ट्री है, सिंपल सा है, इस पे 10 चिड़िए हैं, कितनी चिड़िए हैं, 10 बर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो एक क्या है, पेड़, उस पे 10 चिड़िया, ये तो इन्वर्टेड बन गया भैया, और दिया क्या है ये, अपराइट, तो ऑप्शन क्या हो गया, पहला। मे बी ये पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ, वो भी एनर्जी का कोई भी हो, पॉइंट और कुछ भी हो, देख लें इसके शॉर्ट ले जिसको चाहिए। ओके, आगे चलिए। द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर्स कितना निकाल रहे हैं, यही तो है बाबू, जीपीपी होगा, ठीक है ना, प्रोड्यूसर कितना बनाया, इसे जीपीपी कहते हैं। What % of par is captured by plant for GPP? 2 से 10 एनसीईआरटी की लाइन है कि नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम एनसीईआरटी की लाइन से जो पढ़ के क्या होगा, खुश रहेगा, और नीट में भी खुश रहेगा, गारंटी हमारी है इसका। चलिए, अब क्या है, रेजिलियंस बाबू, मैं पढ़ाते वक्त इसको लिखवाया था नोट्स में, किताब में सब बताता हूँ। देखिए, आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो, जो मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ, जिस बैचेस में पढ़ाता हूँ, जिनको पढ़ाया हूँ, तो उनको तो मैं एक चीज डिफाइन करवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ। अगर आप घर से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा आता है, तुरंत उसको गूगल करिए और एनसीईआरटी पे वहीं पे एरो करके लिख लिया करिए। तो रेजिलियंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू ओवरकम फोर्सेस विच टेंड टू डिस्टर्ब द बैलेंस। अगर मेरी रेजिलियंस पावर ज्यादा है, तो मुझे कोई, अरे भाई रेजिस्टेंस का मतलब है यार, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, एसएससी वाले ये सब बकवास पैदा किए हैं। तो रेजिलियंस का मतलब ये है कि तुम किस इकोसिस्टम को, अगर किसी का रेजिलियंस ज्यादा है, यानी कि उसको डिस्टर्ब कर नहीं कर सकते, उसके पास ओवरकम करने की शक्ति ज्यादा है, रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, याद रखेंगे इसको। Which of the following will show inverted ecological pyramid? तो पिरामिड ऑफ नंबर क्लास लाइन, ना, फॉरेस्ट, सी, पॉन्ड, इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड, बताइए। चलिए पॉज करके इसको देखिए और बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 132। चलिए बताएं सब लोग। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं ना पॉन्ड वाला, कोई भी वाटर इकोसिस्टम है, सी वाला याद आ रहा है, सी में फाइटोप्लैंक्टन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, वन बाय वन देख लेते हैं। ग्रासलैंड में बाबू, घास मतलब ग्रास है, मान लो ग्रास को कौन खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा होगा, वुल्फ को कौन संभाल सकता है, बस एक है, बब्बर, शेर, बाबू, लायन, ठीक है ना। नंबर की बात करें तो ग्रास की संख्या हमेशा बाबू मिलियंस में होगी, बोले यस। इसकी संख्या मान ले थाउजेंड्स में होगी, बोले यस। वुल्फ की संख्या मान लेते हैं हंड्रेड्स में होगी, बोलो यस। और इनकी संख्या टेंस में होगी, यानी कि मान लेते हैं 40-50। तो अब साफ साफ दिख रहा है, अगर ग्रास आपको ज्यादा मिल गया, ये कम मिलेगा, ये और कम, ये कम, यानी कि आपको कैसा मिल गया, पहले वाले केस में, ये पहला वाला केस है, और पहले वाले केस में आपने देखा क्या मिल गया आपको, अपराइट मिल गया। क्या मिल गया, अपराइट। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी बाबू तो हमेशा अपराइट रहेगा। पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड, अबे फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, बायोमास का उल्टा आता है। तो कुल मिला के बचा क्या, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। देख लेते हैं सी में क्या मिलेगा आपको, फाइटोप्लैंक्टन मिल गए हैं। फाइटोप्लैंक्टन से क्या, जूप्लैंक्टन को खाने वाले, स्मॉल फिश को खाने वाले, बड़े बड़े शार्क, या मान लेते हैं लार्ज फिश बाबू, बड़ा कई लाख फाइटोप्लैंक्टन के अकेले उससे कई ज्यादा गुना उसका मास होगा, किसका, शार्क का, व्हेल का। तो हम देख रहे हैं कि जैसे से आगे की तरफ जा रहे हैं, मास बढ़ता जा रहा है, और मास बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा, तो ये कम वो ज्यादा, तो इन्वर्टेड मिलेगा। तो याद रखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी क्या मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन, जीपीपी किस पे डिपेंड नहीं करेगी, प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। क्यों नहीं बाबू, प्लांट स्पीसीज पे तो डिपेंड करेगी ही, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी ने। और वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट बिल्कुल डिपेंड करेगा। एसिमिलेशन एफिशिएंसी ऑफ कंज्यूमर्स, बाबू कंज्यूमर्स पे क्यों डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ग्रॉस अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं तो भी जीपीपी तुरंत जितना प्रोड्यूस कर रहा है, अरे प्रोड्यूस करता गया, कोई खाता गया, उससे क्या मतलब, जीपीपी हुआ ना। तो ऑप्शन डी होगा, यही डिपेंड नहीं करेगा। चलिए, Which of the following statement is true for the given ecological pyramids? तो 4 और 21 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है। इसमें which of the following statement is true for the given ecological pyramid? Large number of, पहले दिया small number of phytoplankton, तो small number of support large number of zooplankton, okay, primary consumer, ठीक है। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन,
ठीक है 134, तो यही तो सही लग रहा है। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप, जो फाइटोप्लैंक्टन का स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप है, और प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट का ज्यादा है। सिंपल और सारी गलत है। चलिए 135, न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम इकोसिस्टम बिकॉज, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दे आर रिसाइक्ल्ड अगेन अगेन अगेन। मैंने कहा एनर्जी का फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल, लेकिन मिनरल्स का फ्लो क्या होता है? मल्टी डायरेक्शनल। अरे पेड़ से गिरा पत्ता, डेट्राइटस, लेटर फॉल हुआ, उसके बाद सड़ा वो, उसमें से मिनरल्स सॉइल में गया, फिर वहां पे एक नया पेड़ उग रहा है, वो जो नया पेड़ उग रहा है वही सॉइल को खींच रहा है, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिनरल का रिसाइकलिंग चल रही है। ओके, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, अभी बात हुआ है। ठीक है, कंज्यूमर्स, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, गिवन मॉडल कैन बी करेक्ट फॉर द मिनरल हुज रिजर्वायर इज। तो मिनरल बाबू, मिनरल का रिजर्वायर कौन होता है? आपको सबको पता है, रॉक और अर्थ क्रस्ट। द बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ फास्फोरस इज, क्या होगा फास्फोरस के लिए? सेडिमेंट्री साइकिल, वेरी स्मॉल इनपुट थ्रू रेनफॉल, सही है। नेचुरल रिजर्वायर रॉक, सही है। सेडिमेंट्री साइकिल भी सही है। हाई अमाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी रिलीज जीरो होता है इसमें, तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, सब पढ़ लीजिएगा बाबू, एनर्जी दिया हुआ है तो एनर्जी में ये सब भी आ जाता है। आप समझ नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि खत्म है, खत्म, ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ेंगे। ठीक है ना। टोटल, इसमें क्या लिखा है? सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज। टोटल एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ वेरियस फंडामेंटल, बाबू 18 यहाँ होता है, 33 नहीं होता है, गलत है ये। टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल, सही बात है, जीएनपी के ट्वाइस होता है, और बाकी गलत है। सॉइल फॉर्मेशन 10% नहीं, वो गलत है, तो ऑप्शन बी हो गया जो सही है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस जीपीपी को मिलाइए, किससे मिलाएंगे? जीपीपी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन, यानी कि पहले का हो गया 4, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्या हो गया? 4 हो गया, पहले का क्या हो गया? 4। एनपीपी का क्या होगा? एनपीपी कंज्यूमर को मिलेगा, यानी कि दूसरे का 5, ए का 4, बी का 5, ऑप्शन बी होना चाहिए। सी लेक, सेल्फ सस्टेनेबल होता है, वेरी गुड। एक्वेरियम, डी 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 डी, एक्वेरियम मतलब क्या होगा? ह्यूमन, हाँ ठीक है, हो गया, सही है। ह्यूमन रेगुलेटेड इकोसिस्टम, मैन-मेड इकोसिस्टम होगा ये। चलिए, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 20% ऑफ इट्स फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पावर, सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है, आप सबको पता है। दूसरा खुद कह रहा है पहला गलत, ठीक है। तो 141 का हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसमें से जो क्या है, अच्छा हाँ, उसमें हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट ही मेजर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। स्टेटमेंट 2 क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीशीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट। मींस कह रहा है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी हैं और हायर प्लांट्स। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, सबको पता है, दोनों स्टेटमेंट काफी सही है। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्रिटस। अरे डेट्रिटस होता है ना, वो ग्रेजिंग लिखती है, गलत हो गया। एनसीईआरटी की लाइन है, बोले herbivores are secondary consumers and some common herbivores are insect, birds and mammals in terrestrial ecosystem. Herbivores are secondary consumer, अरे herbivore तो primary consumer होते हैं। दोनों स्टेटमेंट पे गलत हो गया बाबू, both स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर नंबर डी। The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, बहुत सही लिख रहा है, etc. अरे वाह, बहुत सही, present in the soil at a given time is referred to as standing. Very good, nice line, सही है। अरे गलत है, लास्ट में क्रॉप लिख दिया, स्टेट लिखना चाहिए। क्रॉप लिख दे तो समझ लो बायोमास की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे लिख दिया है स्टेट तो समझ लो मिनरल्स की बात कर रहा है, तो ऑप्शन गलत हो गया। ओसेनिक रिजर्वायर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द, तो आप देखेंगे साफ साफ ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, इसमें देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप जाएंगे सीधे सीधे जो कार्बन साइकिल वाला दिया हुआ है, सीधा सीधा उसमें लिखा हुआ है कि जो ओसेनिक रिजर्वायर वही उसको रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन हो गया क्या इसमें? दो, पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी। The reservoir for gaseous type of neutral cycle, example nitrogen, carbon, etc., exist in the earth crust, सही है। The reservoir for the element like sulfur and phosphorus, etc., of sedimentary cycle located in atmosphere। अरे हमको तो नहीं सही लग रहा है ये, तो हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड फिर से पढ़ने दे। The reservoir for gaseous type of neutral cycle, example nitrogen, carbon, etc., exist in earth crust। अर्थ क्रस्ट नहीं बाबू, ये तो एटमॉस्फेयर में होता है, यानी कि इसने क्या कर दिया है, ये यहाँ रहना चाहिए, ये यहाँ रहना चाहिए, यानी कि इंटरचेंज कर दिया है, तब सही हो जाता। मतलब कि जो गैसियस साइकिल्स होती है उनका गैस है तो एटमॉस्फेयर में ही होगा ना उसका रिजर्वायर। ठीक है, याद रखना इसको।
कार्बन कंसिस्ट ऑफ 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही बात है। 1% कार्बन इज फाउंड डिसॉल्व इन ओशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन। हमको नहीं सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, चेक करिए आंसर सब लोग। क्वेश्चन नंबर 146 है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, एनसीईआरटी का डाटा है। चलिए 147, if the sun were to suddenly stop providing energy to earth, most ecosystem would vanish, खत्म हो जाएंगे। which of the following ecosystem would likely survive after this disaster? ठीक है ना, तो बेंथी क्वेश्चन, कौन सर्वाइव करेगा? जिनको पता ही नहीं था कि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी पे डिपेंड ही नहीं है सब सनलाइट पे, इसीलिए उन लोग पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, सही बात है, वेरी गुड, अच्छा कह दिया। ट्रीज ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट, हर्ब्स ग्रासेस द सेकंड एंड स्hrubs ऑक्युपाई बॉटम, गलत है बाबू, हर्ब्स सबसे लास्ट में आएंगे, सब सेकंड पे होगा, तो assertion इज ट्रू है ना, एंड रीजन इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर क्या है 148, यानी कि हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, ग्रॉस यानी जीपीपी माइनस आर इज एनपीपी, सही बात है। एनपीपी इज अवेलेबल बाय मास, सही बात है, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो 149 का आंसर क्या हो गया, दोनों सही हैं। लेकिन बाबू हम देख रहे हैं कि जीपीपी कोई एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है कुछ, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बॉटनी का जो लास्ट क्वेश्चन है बाबू वो क्या है, लैंड ऑक्युपाइंग 30% ऑफ अर्थ सरफेस एंड इट्स प्रोडक्टिविटी इज मोर देन 3 टाइम्स एज कंपेयर टू ओशन। ठीक है, हम कह सकते हैं लैंड ऑक्युपाइंग 30% ऑफ द, सही बात है, और उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ओशंस डिस्पाइट ऑक्युपाइंग, तो दोनों आप देख रहे हैं 150 का, दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को सब वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, रीजन नहीं बता पा रहे, तो ये आपका बॉटनी खत्म होता है, जूलॉजी शुरू होता है। ठीक है ना, तो बॉटनी हमको लग रहा होगा 50 आउट ऑफ 50 सबने कर दिया होगा। जूलॉजी देखिए इसमें टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। एनसीईआरटी देखेंगे आप, जो पहला पेज है एनसीईआरटी का, यानी कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, जब इसमें पढ़ने जाएंगे तो आपको जो पहला ही पेज है एनसीईआरटी का, और पहला पेज का पहला पैरा जो है बाबू, उस पैरा का सेकंड लास्ट लाइन जब देखेंगे, उसमें साफ साफ ये वर्ड लिखा हुआ है कि न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी ऑर्गन। लिखा है कि नहीं, झूठ बोल रहा हूं क्या? ठीक है ना, याद रखना इसको, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो बाबू सोमैटिक न्यूरल सिस्टम याद आ रहा होगा, पीएनएस का एक पार्ट है जो कि ले जाता है सीएनएस से स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल से सीएनएस, तो हम बोल दिए फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, यानी कि 152 का भी। द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज अ डिवीजन ऑफ, यानी कि पेज नंबर 2 चल रहा है बाबू, न्यूरल सिस्टम का पेज नंबर 2 चल रहा है। द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज अ डिवीजन ऑफ, तो पीएनएस का ही पार्ट है सब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट, तो पीएनएस इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, गलत है, सीएनएस होना चाहिए। ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद पीएनएस कंप्राइज सीएनएस, गलत है, उल्टा लिख दिया है। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिले इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलंटरी ऑर्गन, सही बात है। जो एसएनएस होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, सीएनएस से स्केलेटल ले जाता है, लेकिन जो एएनएस होता है ऑटोनोमिक, ये सीएनएस से स्मूथ मसल्स विसरा या तो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स की तरफ ले जाता है, तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट, निसल्स ग्रेन्यूल्स कहां होते हैं, बस डेंड्राइट्स में होते हैं और सेल बॉडी में होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज ए एंड सी। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। रेस्टिंग न्यूरॉन, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज, रेस्टिंग में तो बताइए, परमेबल किसके लिए ज्यादा होता है, पोटेशियम के लिए। पहला ऑप्शन नियरली इम्परमेबल, नहीं, गलत है, इम्परमेबल टू पॉजिटिवली चार्ज, नहीं, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम, दैट इज सी। The ionic gradient across the resting membrane are maintained actively by, actively बोल दिया तो सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा। Action potential is also termed nerve impulse on application of a stimulus on the axonal membrane। अगर स्टिमुलस आता है तो तुरंत वहां पे डीपोलराइजेशन हो जाता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव, और इसके लिए इन्फ्लक्स होता है किसका, सोडियम का, और सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा देयर इज a rapid influx of sodium at the site, ऑप्शन सी। Okay, a synapse is formed by presynaptic membrane, postsynaptic membrane, synaptic cleft, यानी कि all of these. The receptor of neurotransmitter are present on, receptor post में होंगे बाबू, वहीं पे जाएगा neurotransmitter, post synaptic membrane, option C. Which of the following meninges is in contact with the brain tissue? तो ब्रेन टिश्यू से बाबू सबसे ऊपर कौन रहता है, डी फॉर दूर, दूर बने ऊपर, कौन, डूरामेटर, और सबसे नीचे कौन रहेगा, पियामेटर, नहीं पायामेटर बाबू, याद रखेंगे इसको, तो ऑप्शन सी। ऑल ऑफ वो फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ फोरब्रेन, फोरब्रेन के पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब कौन सा इसमें से नहीं है, तो सेरिब्रम होता है,
सेरिब्रम का पार्ट है फोर ब्रेन, यानी हम कह सकते हैं सेरिबेलम, ये यहाँ का पार्ट नहीं है, यहाँ से बिलोंग नहीं करता। द एसोसिएशन एरिया आर प्रेजेंट इन, कहाँ होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। चिल्ला चिल्ला करके कहा है बाबू। नेक्स्ट, द एसोसिएशन एरिया आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तीन काम होते हैं, इंटरसेंसरी फंक्शन होता है, दूसरा मेमोरी होता है, तीसरा कम्युनिकेशन होता है। उसके अलावा जो भी गलत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी गलत, सॉरी ऑप्शन सी गलत है, यानी कि मेमोरी होता ही है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। सेक्सुअल बिहेवियर में इसका कोई रोल नहीं है। The limbic system is formed by, limbic system किसी कैसे बनता है? हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन नंबर बी। The part of human brain located between thalamus, hypothalamus and pons, तो कौन होगा? मिड ब्रेन होता है, सिंपल सी बात है। The canal passing through the midbrain is called cerebral aqueduct, very nice. Junction of two nerve fiber is called synapse, very good. Which of the following act is responsible for the depolarization of न्यूरॉन? डिपोलराइजेशन कब होगा? जब सोडियम अंदर आएगा। सोडियम अंदर कैसे आएगा? तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, दैट इज बी। The gap between adjacent neuron is known as gap बोल दिया, gap जंक्शन नहीं gap, तो बोल दिया क्या? आप कह देना synaptic cleft. Suppose the terminal ends of axon are in contact. एक बाबू देखो ध्यान से, एक है बाबू ये एक्सॉन, इससे कांटेक्ट में कितने लोग रहेंगे ना, सबके पास वो इंपल्स भेज देगा, तो ऑप्शन होगा ट्रेवल इन ऑल द फोर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन मतलब दो पोल्स, यानी कि एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन। अगर एक एक्सॉन है, कई डेंड्राइट्स निकल गए, तो हम क्या कहेंगे बाबू? एक साइटोन से कई डेंड्राइट्स, यानी कि मल्टीपोलर हो गया, तो बाइपोलर। इन द एक्सॉन द नर्व इंपल्स ट्रेवल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड द सेल बॉडी, टुवर्ड नहीं होगा, एक्सॉन ले जाता है, डेंड्राइट्स ले आता है। डेंड्राइट्स अगर लिखा होता है यहाँ एक्सॉन की जगह पे, तो हम कहते हैं टुवर्ड द सेल बॉडी, लेकिन लिख दिया है क्या? एक्सॉन, तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ड्यूरिंग रेस्ट सोडियम पंप ऑफ ए नर्व रिजल्ट इन, सोडियम पंप क्या करेगा बाबू? सोडियम पंप ड्यूरिंग रेस्ट, सोडियम पंप ऑफ ए नर्व रिजल्ट इन मोर सोडियम पंप आउट देन के Na pumped in without exchanging equal amount of, नहीं, more Na plus being pumped in than K, तो 2 के अंदर आता है, 3 Na बाहर जाता है, ठीक है, तो more Na plus pumped out, तो बाबू मैंने कहा ना 3 जो है 3 Na प्लस बाहर गया, 2 के अंदर आया, तो सोडियम ज्यादा बाहर जाएगा, तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन होगा। द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स थ्रू न्यूरॉन्स इज अ, तो इलेक्ट्रिकल से भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी होते हैं, केमिकल भी, तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। द रेस्टिंग पोटेंशियल अकर्स बिकॉज ऑफ reduced energy production of mitochondria, नहीं मजा आया। The action potential depletes transmitter substance of the different, नहीं मजा नहीं आ रहा बाबू, of the different concentration of ions across the cell, अच्छा, the action potential causes, तो यही सही है ना, concentration gradient आ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज, तो ऑप्शन हो गया सी। तो 178 का क्या हो गया? सी, ठीक है, ओके, आंसर में सही दिया है। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है बाबू? कनेक्ट करता है किसको? बताइए, कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? दो वेंट्रिकल, दो उसके दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, जो आपका सेरिब्रम है, इसके दोनों पार्ट हैं, ठीक है ना, इसको क्या करता है? दोनों अलग कर देते हैं, जो डीप क्लेफ्ट होता है, इन दोनों कनेक्ट करता है एक नर्व जो कि माइलिनेटेड होता है, और उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, याद होगा। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फंक्शन वाज रेगुलेटेड बाय पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन क्या करेगा? याद आ रहा होगा आपको, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक, ये सब करता है। इस पे मत टिक करना, बॉडी टेम्परेचर लिखा है, हाइपोथैलेमस हो जाएगा, तो ऑप्शन हो गया आपका बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेरिब्लम? सेरिब्लम का मेन काम होता है बॉडी पोस्चर, इक्विलिब्रियम के लिए, तो कहां दिख रहा है आपको? पहला ही दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए। 182 का क्या हो गया? ए। चलिए 183 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला, ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन्स न्यूरोनल सेल बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूरल सेल बॉडी समझिए इसको आपको, तो सही बात है। बताइए कोई गलत है क्या? सेल बॉडी यहाँ पे कंसंट्रेटेड होते हैं, और जहां पे एक्सॉन होते थे वहां पे व्हाइट मैटर होता है, सीधी बात। माइलिनेटेड एक्सॉन्स फॉर्म द व्हाइट मैटर, जैसा अभी मैंने कहा, सही है। थैलेमस इज अ मेजर कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, सही बात है। एसोसिएशन एरिया रिस्पांसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन एरिया 3 लोग के लिए जिम्मेदार होता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन, याद रखना इस बात। Which of the following statement correct? Somatic nervous system conduct impulse from CNS to
स्केलेटल, सही बात है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इंटरनल ऑर्गन, सही बात है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल, सही बात है। पीएनएस कंसिस्ट ऑफ नर्व कैरिंग इंपल्स टू ब्रेन एंड, नहीं मजा नहीं आया, पीएनएस बाबू गलत है ये। पीएनएस का काम क्या है, सीएनएस जितने भी नर्व्स होते हैं उन्हीं को पीएनएस कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 के सही है, यानी कि ऑप्शन सी, दैट इज 1 2 एंड 3। Which one of the following is mismatch? सेरिब्रम मेमोरी के लिए बाबू फेमस है, सब जानते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा किसके लिए फेमस है? टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा, ये तो सेंटर होता है बाबू, यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर वगैरह होते हैं, तो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए हाइपोथैलेमस फेमस है, तो गलत हो गया ये। सेरिबेलम, इक्विलिब्रियम, ओल्फैक्टरी लोब, इसमें सही है, यानी कि होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये गलत है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज होते हैं अंदर की तरफ, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इसीलिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि रेस्टिंग फेज की बात कर रहा है, और उस दौरान सोडियम पोटेशियम पंप चालू रहता है, 2 पोटेशियम अंदर 3 सोडियम बाहर जाता है, इसीलिए वो एकदम पोलराइज स्टेट है, एक्साइटेबल स्टेज है, वहां पे अब स्टिमुलस आने वाला है। फाइंड आउट द करेक्ट लेवलिंग। तो देखो पहले क्या होता है, पोलराइजेशन, इधर से देखेंगे ना, पोलराइजेशन, हाँ ठीक है, प्लस माइनस, फिर डिपोलराइजेशन उल्टा हो गया, फिर रिपोलराइजेशन, तो एक ही जो है, जैसे सबसे पहले पोलराइजेशन आया होगा, फिर डिपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ऑप्शन मतलब ये डी वाला सही हो गया, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा 188 का ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इफरेंट मतलब जो सीएनएस से दूर ले जाए, बस 5 मिनट का और, ठीक है। इफरेंट का मतलब सीएनएस से दूर ले जाए, तो ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू सीएनएस, टू सीएनएस लिख के मामला गड़बड़ा दिया, फ्रॉम सीएनएस होता है ना, अवे फ्रॉम सीएनएस, तो ए गलत हो गया। सोमैटिक का काम क्या होता है, सीएनएस और स्केलेटल, सही है, ठीक है ना, करेक्ट पूछा है कि अरे यही सही हो गया। ऑटोनोमस का काम क्या होता है, इंपल्स फ्रॉम वॉलंटरी टू सीएनएस, वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी बाबू, सीएनएस और इनवॉलंटरी के बीच में करता है। अफेरेंट काम क्या होगा, टुवर्ड्स सीएनएस, तो ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू बाय, गलत है, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। देखो यार पहली बात, एफेरेंट मतलब आना, जो सीएनएस की तरफ लेके आ रहा है, ए फॉर आना, ऐसे आप देख रहे होंगे किडनी में एफरेंट आर्टेरियल्स होते हैं, आना, ई फॉर एग्जिट, जाना, समझ रहे हो ना। Which of the following part of brain associated with regulation of circadian rhythm? तो हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का कौन छोड़ के, सेरिबेलम छोड़ के, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा पोन्स, यानी ऑप्शन डी। एन एरिया इन द ब्रेन व्हिच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रांग इमोशन, तो कौन हो जाएगा, लिम्बिक सिस्टम। ये देख लीजिए, ये देखे सब लोग, यहाँ पे ट्रिगर जोन दिख गया होगा, एकदम पूरा मचल गया होंगे, जिंदगी आपकी खराब हो गई होगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्वान सेल है, यानी कि ए क्या हो गया, स्वान सेल, कोई दिक्कत। सी क्या हो गया आपका, कहते हैं साइनेप्टिक नॉब, तो ए यानी पहला होना चाहिए क्या, स्वान सेल, यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन, ये तो गए चच्चा दोनों। अब इसके बाद लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला साइनेप्टिक नॉब होना चाहिए, तो ग्रेन्यूल्स गए, खत्म कहानी, यानी कि ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए बाबू, एक्चुअली में होता क्या है, डेंड्राइट से आता है, ये इसे हम बोलते हैं, देखिए इसे हम नर्व इंपल्स हिलॉक भी बोलते हैं, हिलॉक, या तो हम बोलते हैं ट्रिगर जोन। यहीं से जो है आपका नर्व इंपल्स यहीं से यहीं से शुरू होता है, जनरेट यहीं से पैदा होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोला ट्रिगर जोन कह रहा है, और एक्सॉन्सिया से जा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी। तो 193 का आंसर क्या हो गया। 7 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी कर लेते हैं। 193, तो एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है, फिर से इसको देखते हैं, इसमें क्यों बी दिया है, स्वान सेल, अच्छा सी है ये, ओके, मैंने कहा डी है, ठीक, डी भी है ना। देखिए ध्यान से, ये साइनेप्टिक नॉब है, तो सी होगा, देखिए फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए ए वाला पूछा है क्या है, ए वाला स्वान सेल लिख लेते हैं यहीं पे। ए क्या है, स्वान सेल। डी क्या है बताइए, ये इसकी बात किया है, ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स है। बी क्या है, मैंने कहा ट्रिगर जोन, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता होता तो भी आंसर कर लेते। और ये क्या है, सी वाला क्या है बताइए, ये साइनेप्टिक नॉब, ठीक है ना, मैंने इसे डी समझा था, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी, कोई दिक्कत, यानी कि 193 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बहुत सही बोल दिया बात। The peripheral nervous system comprises of all the nerves of body associated with CNS. Very good. Both statements are true. The afferent nerve fiber transmit impulse from CNS to tissue. अच्छा, afferent CNS की तरफ लाता है बाबू, ना कि CNS से दूर ले जाएगा, तो ऑप्शन गलत हो गया। The efferent fiber transmit regulatory impulse from PNS to
CNS, तो गलत हो गया बाबू। तो 195 जो है इसका दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, गलत, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्रैनियल मेनिंजेस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर कॉल्ड पाया मैटर, आउटर ड्यूरा होता है, पहला गलत हो गया। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज सेरिब्रम थैलेमस, अरे गलत हो गया, थैलेमस कहां होगा, सेरिब्रम क्या होगा इसमें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होना चाहिए, गलत है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय a trait of nerve fibers called cerebral aqueduct. The cerebral hemisphere are connected by a trait of nerve fiber called cerebral aqueduct। नहीं बाबू, ये तो कॉर्पस कैलोसम से कनेक्ट होता है ना, 197, ठीक है, गलत होगा। दूसरा द वेंट्रल पोर्शन, बाबू यहाँ डोर्सल पोर्शन होना चाहिए, याद रखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों स्टेटमेंट गलत। पहले में क्या होगा, यहाँ कॉर्पस कैलोसम होना चाहिए, यहाँ पे डोर्सल होना चाहिए। The dorsal portion of midbrain consists mainly of 4 round lobes called corpora quadrigemina, यानी कि गलत हो गया, वेंट्रल लिख दिया, बोथ स्टेटमेंट गलत, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। Exoplasm inside the axon contain high concentration of K plus and low concentration of sodium plus when neuron is not conducting any impulse। बहुत सही बात कही है इसने। The axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion, ये भी बात सही है। ओके, तो 198 है क्वेश्चन, 198 दोनों क्वेश्चन, दोनों बात सही है। और देखिए कहने का मतलब क्या है, जो एक्सोप्लाज्म में अंदर पोटेशियम कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि परमेबिलिटी के लिए ज्यादा है, तो इसलिए एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया, यानी कि असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप, सही है कि नहीं, सही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के दौरान वही काम करता है, साफ समय चिल्ला चिल्ला के कहा है। सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3Na+ आउटवर्ड फॉर 2K+ इनसाइड, यानी कि कह रहा है कि अंदर की तरफ भेजता है, हाँ उसका एकदम डिफाइन कर रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वर्क भी डिफाइन कर रहा है, तो हम कह सकते हैं बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन भी कर रहा है। लास्ट, वेरी लास्ट क्वेश्चन बाबू, चलिए, द PNS कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद CNS। ठीक है, वेरी गुड। द PNS इज क्लासिफाइड इनटू सिंपैथेटिक, ना ANS को देखो, PNS दो फॉर्म में होता है, SNS और ANS। ANS को फिर हम कहते हैं क्या, कि सिंपैथेटिक और पैरा, यानी कि ऑप्शन बी गलत हो गया। तो आपने देख लिया, मजा आ गया होगा आपको, सब कुछ मजा आया, एकदम सही था, ठीक है ना। जिसका सही है खुश रहे, अगले टेस्ट की तैयारी करें। अगले टेस्ट में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, एक प्लांट किंगडम है बाबू बॉटनी से, और बॉटनी से ही कंजर्वेशन एक है, बायोडाइवर्सिटी छोटा चैप्टर है, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली एकदम जो एनसीईआरटी, मतलब जैसे कि प्लांट किंगडम में जो लास्ट में लाइफ साइकिल हटा दिया है, एंजियोस्पर्म को भी हटा दिया, तो एंजियोस्पर्म तो अब होगा ही, क्योंकि एंजियोस्पर्म 12th में भी है, तो इसमें भी देंगे थोड़ा बहुत उसका। तो याद रखिएगा, लाइफ साइकिल वाला जो लास्ट का 3 पेज है वो मैं नहीं दूंगा, बाकी सब नहीं देंगे उसमें। और क्या बताना था, और जियोलॉजी में क्या आ रहा है, जियोलॉजी में आपका बॉटनी में 2 चैप्टर हो गया, कंजर्वेशन, और जियोलॉजी में आपका हार्मोनल वाला आएगा, कोऑर्डिनेशन। बहुत ही आसान है, रटने वाला है, बैठ कर पढ़िए, मेहनत करिए। थैंक यू।